सो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक टर्म कंसिडर किए जिसको बेसिकली हमने नाम दिया यहाँ पे, सपोज कि दो चीज़ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इन सब तरीके के प्रॉब्लम्स को बनाने का। इसमें सिग्मा जो है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा हम लोग टर्म लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, याद रखिएगा इन सब तरीके की प्रॉब्लम में अगर ये वॉल्यूमेट्रिक शेप है, अगर शेप क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में हम लोग हमेशा रो लेते हैं। रो बेसिकली कितना हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि सॉलिड स्फीयर हो गया, है ना, समझ में आ रहा है, हाँ, सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड कोन हो गया। तो सब बेसिकली क्या होता है, हाँ, मतलब 3D शेप्स के होते हैं। 3D मतलब क्या, ऐसा नहीं है, तो मतलब इसमें वॉल्यूम सॉलिड वाला शेप जो होगा उसमें से आपके पास हॉलो क्यूब हो गया, समझ गया ना, हॉलो सिलेंडर हो गया, तो वो सब बेसिकली वो सब एरिया का पार्ट है, मतलब उसमें एरिया इन्वॉल्व है, तो मास पर यूनिट एरिया। और जब आपके पास वॉल्यूम जैसा कुछ इन्वॉल्व रहेगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। समझ में आया? ऑनलाइन वाले बोलो ये समझ में कब कब यूज होता है? अभी खैर जब क्वेश्चन यूज करेंगे तो यस आपको सर। समझ में आ जाएगा, है ना, जहाँ पे एरिया इन्वॉल्व होगा। कोई भी जैसे सॉलिड शेप हो, जैसे सॉलिड स्फीयर, है ना, समझ में आ रहा है, सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर हो गया, उसके बाद फिर क्या हो गया, सॉलिड क्यूब हो गया, समझ में आ रहा है, सॉलिड कोन हो गया, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर हो गया। तो जो भी सॉलिड रहेगा जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम यूज करेंगे, और जहाँ एरिया इन्वॉल्व है वहाँ मास पर यूनिट एरिया इन्वॉल्व लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स, है ना? तो इस तरीके से अभी देखो, अगर हमको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कैसे निकाले, सुनोगे। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन में बोले स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली एक स्क्वायर, बेसिकली क्या है, तो ये एक प्लेट है, सेमी सर्कुलर प्लेट है, और नीचे वाला क्या है, तो स्क्वायर प्लेट है। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले, तो लॉजिकली सोचोगे तो मान लो कि ये जो आपके पास पहला वाला शेप है, ये फर्स्ट वाला शेप, ये कौन सा शेप है स्टूडेंट्स, ये कौन सा शेप है, तो स्क्वायर बेसिकली है एक सर। स्क्वायर शेप है। तो इस स्क्वायर शेप का सेंटर ऑफ मास कहाँ अवेलेबल होगा, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर शेप का सेंटर ऑफ मास तो कुछ यहाँ अवेलेबल होगा। और हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड होता है। तो मान लो स्क्वायर का मास अगर m1 है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पूरे स्क्वायर का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड हो गया, मतलब ये m1 हो गया। अच्छा, पूरे जो डिस्क का मास है वो भी इसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कुछ ये वाला है, और इसको हमने कुछ m2 लिख दिया, है ना, मतलब ये पूरे डिस्क का मास है। अब सोचो, अगर हमको m1 कैलकुलेट करना है, m1, तो m1 मतलब कितना होता है, तो पूरे स्क्वायर का मास है ये, है ना, जो उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड है, मतलब पूरे स्क्वायर के मास को हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास पे सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं, पूरे मास को। तो यहाँ पे हम लोग m1 कर दिए। तो m1 बेसिकली कितना, तो आपको पता है इसमें एरिया इन्वॉल्व होगा, तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ले लीजिए। और पूरा स्क्वायर का एरिया कितना है, तो ए स्क्वायर होता है, मतलब 2r का होल स्क्वायर, ऐसे। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 सिग्मा आर स्क्वायर, ऐसा हो गया, है कि नहीं, 4 सिग्मा आर, 4r स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 सिग्मा आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग m2 कैलकुलेट करें तो m2 कितना होगा, तो मास पर यूनिट एरिया यहाँ पे सिग्मा हो गया, और स्क्वायर, सॉरी, कितना होगा, डिस्क तो सेमी सर्कुलर डिस्क है ना, तो उसका बेसिकली एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। आप देखिए ये पूरा जो रेडियस है ये r है, तो आधा तो इसका r ही होगा, मतलब पूरा लेंथ अगर 2r है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2 हो गया, समझ गए। अब इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ये तो आपको ओरिजिन ही दिख रहा है 0 0, ये हो गया। अब इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको चाहिए, तो फटाफट सोच के देखो, तो आपको दिखेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो यहाँ से ओरिजिन से होता है वो लेंथ कितना होता है, कैसे क्या देखे अभी हम लोग, 4r/3 पाई, है ना, यही फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे। तो वी कैन राइट हेयर 4r/3 पाई, ऐसे 4r/3 पाई हो गया। अच्छा, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, तो r है, बिकॉज ये टोटल 2r है, तो ये वाला बेसिकली r हो जाएगा। तो ये m2 का लोकेशन कितना होगा, तो x का जो वैल्यू है वो 4r/3 पाई, समझ गए, और प्लस कितना हो गया r, ऐसा हो गया 4r/3 पाई प्लस r, और कॉमा 0,
सही लिखे क्या? अच्छा अच्छा, उल्टा लिख दिए, हाँ, बिकॉज वो आपके पास y कोऑर्डिनेट है, x 0 होगा, है ना? देखो, ये वाला x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और ये बेसिकली कितना, तो 4r/3 पाई प्लस r। स्टूडेंट्स बोलो, ये जो हम सर कैसे, वो हाँ बोलो, सर वो आर कैसा है सर? कौन सा r कैसे आया? नीचे में जो r लिखे है ये वाला r, हाँ सर। ये पूरा 2r है, और ऑब्वियसली ये आधा है, तभी ना यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे रखे, एग्जैक्टली इसके बीच पे एक्सेस को रखे, बीच में। बात समझ गए? तो ऑब्वियसली बात है, ठीक। ये डिस्टेंस तो जी टू सर। आर का आधा तो आर ही होगा, है ना? तो ये, सर और वो M2 में, और m2, और जो सेकंड वाला जो लिखे सर, हाँ M2 इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, ये कैसे लिखे? यही बोल रहे हो, ये कैसे लिखे जुनैना? हाँ सर, उसका बाई 2 कैसा है सर? अरे, आधा। अरे ये पूरा तुम्हारे पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, उसका फॉर्मूला हाँ है। तो फिर, ठीक है ठीक ना? है सर। हाँ, सिमिलरली इसका एरिया कितना है, तो साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड इसका 2r है, इसलिए यहाँ पे साइड का स्क्वायर कर दिए, है ना? तब तो सिग्मा बेसिकली क्या है, मास पर यूनिट एरिया से शेप का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ना वो पर्टिकुलर शेप का मास निकलेगा। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो? यस सर। बाकी बच्चों को समझ आया मैंने ये मास और ये कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा? बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछता है स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चंस। यस सर। हाँ चलो, यस सर। हाँ अब तो सिंपल है, जब m1 m2 लिख लिया और कोऑर्डिनेट्स लिख लिया तो सिंपल। अब हम लोग क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों जगह पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x COM तो 0 ही होगा। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, तो y COM निकालना है। चलो y COM निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है m1y1 प्लस m2y2, यही होगा, डिवाइड बाई कितना, तो m1 प्लस m2, है ना? ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, तो m1 कितना हो गया, तो m1 बेसिकली आप देखो m1y2, m1y1 सॉरी, m1y1 तो 0 ही है, तो वॉट एवर इट इज, तो m1y1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब m2y2 देखो, तो m2 बेसिकली कितना है, तो आप देखो यहाँ पे सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई कितना, 2, तो m2 हो गया, और यहाँ पे y2 हो गया, तो y2 बेसिकली कितना होगा, 4r/3 पाई, ऐसे 4r कितना 3 पाई और प्लस r, कुछ इस तरीके से हुआ, यही हुआ ना? और डिवाइड बाई कितना हो गया, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है, तो आप दोनों जगह पे देखो, सिग्मा आर स्क्वायर दोनों जगह पे, ये मान लो कि अगर हमने इधर कॉमन ले लिया सिग्मा आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट हो गया, तो बेसिकली इसमें 4 हो गया, और सिग्मा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो पाई/2 हो जाएगा। सिग्मा आर स्क्वायर दोनों जगह पे हो गया, 4 प्लस पाई/2 हो गया, तो बेसिकली दिस सिग्मा एंड दिस सिग्मा कैंसिल, आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो YCOM इज इक्वल टू कितना, तो बेसिकली पाई/2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना, तो 4r/3 पाई प्लस r, ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई/2। समझ गए? दिस इज द आंसर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये YCOM आ जाएगा, और XCOM का वैल्यू कितना है, तो x सेंटर ऑफ मास तो आपको दिख रहा है 0। बोलो स्टूडेंट्स, कैसे किए, समझ आया आपको? यस और नो बोलिए। सर अब कैलकुलेशन कर सकते हैं सर, कौन सा वाई कैलकुलेशंस कंपोनेंट करेंगे? का? कौन सा कैलकुलेशन सब हम करेंगे? सब तो कर ही दिए। बोला YCOM का। अरे तो हो तो गया, अब इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते इसके आगे। अब इसमें क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना? अब इसको क्या हम कैलकुलेट करें, दैट मच एटलीस्ट यू कैन डू। ठीक। इस पाई को जब इससे कैलकुलेट करोगे, ये पाई पाई कट जाएगा, ये 2 जा 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2r/3 आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पाई r/2 हो जाएगा। यही लिखना है,
पहला में 2r/3 और नेक्स्ट टाइम में प्लस लिख करके πr/2 डिवाइडेड बाई 4 + π/2 हो गया। आप उसके भी आगे एलसीएम वेलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करो। ये हम क्या करें +2 लेवल में, दैट मच एटलीस्ट यू हैव टू डू, है ना? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट देखोगे ध्यान से। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब देखो एक और इसमें अच्छे से क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो ध्यान से। तो कैसा कि मान लो कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, राइट? ये आप लोग खुद ट्राई करो स्टूडेंट्स। ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, खाली अगर बेसिक आइडिया अगर आपको पता है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप है आपके पास, मतलब एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लेट है, और ये ट्रायंगुलर प्लेट कुछ इस तरीके से, मतलब ये आर है, मतलब सारे शेप्स जो है इसके, तो बेसिकली इट इज गिवन कैपिटल आर, है ना? हम आपको बोले फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द मींस सिस्टम, राइट? आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है? हाँ हाँ, दोनों प्लेट्स है। दोनों प्लेट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर प्लेट है, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। निकालो, या फिर थोड़ा सा और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कर दे। चलो एक और प्लेट ले लो यहाँ पे, छोड़ो दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से एक सेम प्लेट्स है, एक तो और जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये करो, ट्राई करो बच्चों अपने से, है ना? ये कर सकते हो आप आराम से, है ना? इसका भी शेप्स कितना है, सारे जो है ये रेडियस इसके आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ पूरे कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, सारे सबका क्या लिख दो, मास लिख दो, m1 m2 m3, और नेक्स्ट क्या है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बस। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या फिर हम ही एक एक जन से बोलते हैं। चलो मान लो इसका मास m1 है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस जगह पे होगा, तो बेसिकली m2। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा, जो बेसिकली m3 है। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स? अब बताओ ट्रायंगुलर प्लेट में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, h/3। मतलब पहले तो आपको ये हाइट पता होना चाहिए, तब आप इसका h/3 कर पाओगे। तो बोलो हाइट कैसे निकाले? तो आप ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा, थोड़ा ध्यान से करते हैं हम लोग, ठीक है ना? आराम से इसको करते हैं। देखो तो ये बेसिकली हाइट है, मतलब ये सपोज इतने यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, ये r/2 होता है। तो जो हाइट हो जाएगा, बात समझिए, h इज इक्वल टू कितना, √(r² - r²/2 r²/4 ऐसे हो जाएगा। तो 4r² - r², 3r²/4, मतलब √3/2r ऐसे हो गया। 4r² - r², तो कितना हो गया, 3r²/4, मतलब बेसिकली कितना हो गया, √3/2r। समझ आ रहा है? यस और नो बोलिए। अब इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो? h/3। वेरी गुड। चलो अगर इसका h/3 होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका लोकेशन h/3 है, और h का वैल्यू कितना है, तो ये पूरा तो आपके पास h है। तो जब आप h/3 लिखोगे तो ऑब्वियसली ये दिस इज √3r/ कितना हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा। समझ गए? √3 h/6 समझ गए ना? अब आप ध्यान से देखो तो इसका लोकेशन कितना हो जाएगा। अगर हम लोग इसका m1 का लोकेशन तो आपको समझ में आ रहा है, दिस इज ओरिजिन, तो 0,0 हो गया। ये m2 का लोकेशन कितना हो जाएगा, लॉजिकली देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ r/2 है, r/2 प्लस h/3, ऐसा h/3 है ना? तो r/2, तो r/2 लिख दिया यहाँ पे। कौन सा कोऑर्डिनेट है वाला, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये 0 है, और y कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, तो r/2 ऐसा हो जाएगा, और प्लस कितना, जल्दी बोलिए, h/3, मतलब
√3r/6 ऐसा हो जाएगा, समझ गए? 0, r/2 प्लस √3r/6। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ना हम लोग? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए, किसी को किसी को दिक्कत, ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिखे? No, sir. नहीं सर, क्लियर है। हाँ चलो ओके, ठीक है। दूसरा वाला देखो स्टूडेंट्स, M2 लिख दिया। अब M3 का सोचो, तो M3 का भी वही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल h/3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितना है? r/2 है। सो ऑब्वियसली दिस M3 विल बी हाउ मच? तो ये M3 होगा, ये x एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा कितना? r/2 प्लस √3r/6, वही वाला आएगा, राइट? कॉमा कितना? 0, कुछ ऐसे होगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? समझ आया आप सभी को? यस और नो बोलिए। Yes, sir. हाँ यस सर। ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देखो सारा कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गया है ना, मैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब चलो M1 M2 M3 लिखना है। ये प्लीज कोई एक दिन ऊपर से ना लैपटॉप का चार्जर लेके आना ना, बोलना चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। M1 इज इक्वल टू बेसिकली कितना स्टूडेंट? तो सिग्मा बेसिकली मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपको पता है a² होता है, तो ये r² हो गया। नेक्स्ट M2 इज इक्वल टू बेसिकली कितना? सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कितना है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, √3/4 a² होता है फॉर्मूला, √3/4, और a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू भी तुम्हारा साइड तो r ही है, तो r² ही हो जाएगा। जितना M2 होगा उतना ही आपके पास M3 भी होगा, समझ गए ना? अब M1 मिल गया, M2 मिल गया, M3 मिल गया, सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते? अरे बोलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोग। Yes, sir. हाँ, तो बस इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहे तो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली, आराम से ये सब बन जाता है, कोई कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो उसको स्टूडेंट्स, ठीक है? तो जैसे XUM का फॉर्मूला क्या होता है? तो XUM में तो आपको M1 का x कोऑर्डिनेट भी 0 है, M2 का भी x कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ M3 का x कोऑर्डिनेट है। उधर से नहीं लगेगा, आयुष के पीछे लगाना पड़ेगा। लगाओ तो पीछे हो जाओ, आयुष थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है? समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए। कर लोगे ना ऐसे Yes, Yes, sir. sir. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे अगले क्लास में।